गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्थानीय पवनों की। हमारा पवने टॉपिक चल रहा था, पिछले क्लास में हमने बात की थी सामयिक पवनों की या सीजनल पवने जिनको बोलते हैं, और वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे किसकी? स्थानीय पवनों की। देखिए क्या होता है, उससे पहले थोड़ा सा चीज़ आपको बताना चाहूँगी मैं। जिस भी पवन के पास एच लिखा हुआ है, एच का मतलब होठ, गर्म पवने, ठीक है। के लिखा हुआ है कूल, ठंडे पवने, सही है। ये भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, ताकि मैप बनाने में आपको इजी रहे। नीचा इसलिए बनाया ताकि ऊपर वाले भाग को अच्छे से प्रदर्शित किया जा सके। अब बात करते हैं कि हम स्थानीय पवने कहते किसे हैं। इसको क्लिक कर लेना, आराम से बनाना, खुद बनाने का प्रयास करना, ताकि आपको मैप बनाना भी आएगा, दूसरा रहेगा आपको पवनों की स्थिति का भी ध्यान रहेगा, ठीक है। देखिए क्या होते हैं जो स्थानीय पवन होते हैं स्थान विशेष में चलने वाली पवन। स्थानीय पवन हम किसे कहेंगे कि स्थान विशेष में चलने वाली पवन, और कह सकते हैं एक क्षेत्र विशेष में जो चलने वाली पवन होती है उसको हम क्या बोलेंगे? स्थानीय पवन। और लैंग्वेज में अगर हम बात करें, किसी स्थान विशेष में प्रचलित हवाओं के विपरीत चलने वाली विशेष प्रकार की हवाओं को हम क्या कहेंगे? स्थानीय हवा कहेंगे। देखिए आपने पवने पढ़ा था, व्यापारिक पवने, पछवा पवने, ध्रुवीय पवने, उन पवनों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये क्षेत्र विशेष में चलती हैं और शोभ मंडल के निचले, या हम कह सकते हैं इसका जो संबंध है शोभ मंडल की निचली परतों तक सीमित रहता है। यह जो है जो पवन चलती हैं, यह हवाएं चलती हैं तापमान तथा वायु दाब के स्थानीय अंतर के कारण चलती हैं। जैसे भारत में लू चलती है, हमारे ग्रीष्म काल में तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और गर्म पवन चलती है, अत्यधिक गर्म पवन चलती है, जिसको उत्तर भारत में किस नाम से जानते हैं? लू के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या विश्व में अन्य कहीं भी कोई गर्म पवन नहीं चलती है? खूब चलती हैं, लेकिन लू सिर्फ उत्तर भारत में ही इसको कहा जाता है। जैसे ये वाली बात करें तो ये गर्म पवन है, लेकिन इसको हम लू नहीं कहेंगे, इसका नाम अलग है, क्योंकि क्षेत्र विशेष में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो लू कहाँ पाई जाती है? उत्तर भारत में पाई जाती है। किस प्रकार की है? गर्म पवन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वायुदाब और तापमान के जो स्थानीय अंतर पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग क्या चलती हैं? ये स्थानीय पवनें चलती हैं, हवाएं चलती हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि वायुमंडल की जो निचली परत है, शोभ मंडल, उसकी निचली जो परत है वहीं तक यह सीमित पाई जाती है। कह सकते हैं कि अत्यधिक ऊंचाई तक यह नहीं पाई जाती है, शोभ मंडल की जो निचली परत है वहाँ तक यह सीमित रहती है। अब हम बात करेंगे, पहले तो एक बार सबके नाम बता देती हूँ मैं कि कौन सी जो पवन है उसकी स्थिति क्या है, और उसके बाद एक एक को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखिए पवनें जो हमारी होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ठंडी, एक होती हैं गर्म। भूमध्य रेखा आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो पवनें होंगी वो किस प्रकार की होंगी? गर्म होंगी, सही है। भूमध्य रेखा और उसके आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पर किस प्रकार की पवनें मिलेंगी? आपको गर्म पवनें मिलेंगी। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों की अगर हम बात करेंगे दोनों तरफ, वहाँ पर हमें किस प्रकार की पवनें मिलेंगी? ठंडी पवनें मिलेंगी। या जो ध्रुव की तरफ से आ रही होगी वो भी किस प्रकार की पवन होगी? ठंडी पवन होगी। और भूमध्य रेखा से दाएँ बाएँ जो भी जाएगी वो किस प्रकार की होगी? गर्म पवन होगी। तो हमने यहाँ गर्म और ठंडी पवन को प्रदर्शित किया है। एच का मतलब होठ, गर्म पवने, के का मतलब कूल, ठंडी पवने, ठीक है। तो जितनी भी पवनें हैं हमने लिख रखा है, ये गर्म है, ठंडी है, किस प्रकार की है। जो पवनें होती हैं अलग अलग देशों में उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। फर्स्ट हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। देखिए ये हमारा रॉकीज है और ये हमारा एंडीज, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। और उत्तरी अमेरिका में, ये पहले महाद्वीपों के बारे में बता देती हूँ। ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका के जस्ट ऊपर यूरोप, इधर हमारा एशिया, भारत, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन सभी महाद्वीपों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका के जस्ट ऊपर यूरोप, इधर एशिया और नीचे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हमारी थी स्थिति। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग है, वहाँ पर रॉकीज है,
और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग पर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है। देखिए महाद्वीपीय जब हम प्लेट पढ़ेंगे उसके बारे में बताएंगे कि ये जो पर्वत है इनका निर्माण यहाँ पर क्यों हुआ। तो यहाँ पर जो राकीज है वहाँ पर एक चिनुक गर्म पवन है वह बहती है। इसके बारे में बताती हूँ आपको। जो चिनुक है उत्तरी अमेरिका के राकीज जो पर्वत श्रेणी है उस राकीज पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर बहती है। शुष्क पवन है, गर्म पवन है। देखिए मैंने लिखा हुआ है किस प्रकार की पवन है, एच का मतलब हॉट। गर्म पवन है, गर्म है तो किस प्रकार की है, शुष्क है। तो ऐसा मानना है कि शुष्क और गर्म दक्षिणी पश्चिमी पवनें प्रवाहित होती हैं। बसंत काल में जो इनकी गर्मी है उससे तापमान में अचानक से क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। और इस क्षेत्र में क्या है, देखिए जैसे जैसे इस भूमध्य रेखा से हम दूर जाते जाएंगे बर्फ जमना प्रारंभ हो जाती है। क्यों? क्योंकि शीतोष्ण प्रदेशों में आते हैं। जैसे ही क्या होता है, ये चिनुक हवा आती है, तापमान में बढ़ोतरी होती है। जैसे ही तापमान में बढ़ोतरी होती है तो क्या होगा, बर्फ पिघलना प्रारंभ हो जाती है। तो जैसे ही चिनुक उत्तरी जो राकीज है इसके ढालों से नीचे उतरती है तो किस प्रकार की है, गर्म पवन है। जैसे ही गर्म पवन हिम वाले क्षेत्र में आएगी तो क्या होगी, या हम कह सकते हैं कि बसंत काल में अचानक से यातायात अचानक से इसका जो तापमान है वो बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ जाने से इन क्षेत्रों में जो बर्फ़ पिघली होती है वो जो बर्फ़ जमी होती है वो पिघल जाती है। इस प्रकार की जो पवनें हैं उनको हम क्या कहेंगे, चिनुक कहेंगे। और इसका सबसे अधिक लाभ जो है पशुपालकों को मिलता है, क्योंकि जैसे ही बर्फ़ पिघलती है चारागाह उत्पन्न हो जाते हैं और जो वहाँ के जो पशुपालक हैं अपने पशुओं को चराने का कार्य इसी राकीज की ढलानों पर करते हैं। देखिए जहाँ भी पहाड़ी ढलान पाए जाते हैं और बर्फ़ पिघलती है वहाँ पर घास उगाती है तो वहाँ पर चारागाह पाए जाते हैं। और इस प्रकार के जो चारागाह पाए जाते हैं, जो पशु चारक होते हैं वो भी ऋतु प्रवास उनमें चलता रहता है। जैसे ही बर्फ़ पिघलती है मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं और जैसे ही बर्फ़ जमना प्रारंभ होती है, बर्फ़ पिघलना प्रारंभ होती है, वापस से पहाड़ी क्षेत्र पर चले जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हमने किसकी बात की, राकीज या चिनुक की। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोन की। फोन जो है उत्तरी आल्पस, यहाँ पर एक पर्वत है जो बना रखा है मैंने, आल्पस, इसके उत्तरी ढालों पर ये क्या करती है, या कह सकते हैं कि घाटियों, उत्तरी आल्पस की जो घाटी है उसकी गर्म तथा अत्यंत शुष्क पवन है। देखिए ये इधर से बह रही है इसलिए क्या है, गर्म पवन है। इसी के ऊपर वाली जो है वो ठंडी पवन है। क्यों, या तो क्या है वो ऊपर वाले क्षेत्र से गुजरी है, लेकिन ये पवन किधर से जा रही है, किधर से जा रही है, भूमध्य रेखा की तरफ से, इसलिए पवन कैसी है, गर्म है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जो पवन भूमध्य रेखा से जाएगी वो गर्म होगी और जो ध्रुव की तरफ से आएगी वो क्या होगी, ठंडी। जैसे हम इसकी बात करते हैं, जो दक्षिणी बस्टर्ड है वो ठंडी पवन है। क्यों, क्योंकि किधर से जा रही है, ध्रुव की तरफ से वह पवन जा रही है। जबकि इसी के समकक्ष एक दूसरी है ब्रिकफील्ड, वह गर्म पवन है। क्यों, क्योंकि उस क्षेत्र विशेष में वह किधर से आ रही है, भूमध्य रेखा की तरफ से आ रही है। लेकिन ये जो ध्रुव की तरफ से आ रही है इसलिए किस प्रकार की है, ठंडी है। तो ये जो फोन है जो आल्पस है उसकी घाटी में पाई जाती है, उत्तर की भूमध्य रेखा की तरफ से बह रही है। तो यह किस प्रकार की पवन है, गर्म पवन है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि उत्तरी आल्पस की घाटियों में गर्म तथा अत्यधिक शुष्क पवन जो किसी पर्वत श्रेणी को पार करके प्रति पवन ढालों पर नीचे की ओर उतरती है, फोन कहलाते हैं। अब ऐसी जो पवनें होती हैं क्या होती हैं, इसका जो सर्वाधिक प्रभाव है वह स्विट्जरलैंड देश पर पड़ता है और बर्फ़ पिघल जाती है जिसके कारण मौसम सुहावना हो जाता है और यहाँ पर अंगूर की खेती की जाती है, उसके लिए यह लाभदायक रहती है। जैसे ही उत्तरी ढालों से उतरती है आगे वाले क्षेत्रों में क्या जमती है, बर्फ़ जमती है। और जैसे ही उत्तरी ढालों पर गर्म पवन उतरती है प्रति पवन विमुख ढाल पर, पर्वत के उत्तर की तरफ, तो उधर क्या है, बर्फ़ जमी है। तो जैसे ही उत्तर की तरफ उतरती है तो बर्फ़ पिघलना प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही बर्फ़ पिघलती है मौसम कैसा हो जाता है, सुहावना हो जाता है और इसके प्रभाव से जो अंगूर की फसल है वह यहाँ पर जल्दी पक जाती है। देखिए ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में जितने भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और जितने भी खट्टे रसदार फल हैं उन सभी का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। आपने देखा होगा कि इटली में सर्वाधिक अंगूर पैदा होता है और उस अंगूर से क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है और सबसे फेमस जो है वो इसी क्षेत्र की है। दूसरा इन्होंने कहा, तीसरी हम बात करेंगे सिराको की, इस पवन की बात करेंगे। कौन सा है, अफ्रीका है। अफ्रीका में क्या है, सहारा मरुस्थल।
सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। तो सिराको की अगर हम बात करें, सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका, ये सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल देखिए ये हमारा अफ्रीका, इसको भी ये पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग, ये उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग। तो सहारा मरुस्थल से उत्तर की तरफ, सही है। सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका, सिसिली, दक्षिणी इटली से गुजरने वाले अत्यधिक आर्द्र जो पवनें होती हैं और काफ़ी शुष्क होती हैं, उष्ण होती हैं, और जिन पवनों को क्या कहते हैं, इन पवनों को सिराको कहा जाता है। यहाँ से ये पवनें किधर बहेंगी, इटली की तरफ बहती हैं, बीच में भूमध्य सागर को भी ये क्या करती हैं, पार करती हैं। तो इस प्रकार की जो पवन बहती है उसको क्या बोलते हैं, सिराको। इस सिराको को कई स्थानीय नाम हैं और इसको अफ्रीका में अनेक नामों से जाना जाता है। अगर इसकी बात करें, मिस्र में इसी पवन को मिस्र के अंदर खमसीन कहा जाता है। इसी पवन को मिस्र में किस नाम से जानते हैं, खमसीन के नाम से जानते हैं। लीबिया में इसको गिबली कहा जाता है और ट्यूनीशिया में इसको चिली कहा जाता है। देखिए चिली एक देश का नाम भी है और एक पवन का नाम भी है। जो ट्यूनीशिया देश है उसी में इसी पवन को किस नाम से जानते हैं, देखिए अफ्रीका के ही देश हैं वो। तो ट्यूनीशिया में इस सिराको पवन को चिली के नाम से जाना जाता है। अरब के रेगिस्तान में एक इसी प्रकार की एक गर्म पवन चलती है जिसका नाम क्या है, सिमूम। अरब के रेगिस्तान में इसी प्रकार की एक गर्म पवन चलती है जिसको क्या बोलते हैं, सिमूम कहते हैं। और सिराको हवा के बारे में एक चीज़ और बताती हूँ आपको कि सिराको जो हवा है, लाल रेत की जो मात्रा है वह लेके आती है, लेकिन जैसे ही ये भूमध्य सागर को पार करती है आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। देखिए इस वाले क्षेत्र में अपने साथ जब रेगिस्तान से कोई भी पवन चलती है अपने साथ धूल मिट्टी अपने साथ लेके चलती है, क्योंकि जो पवनें होती हैं, गर्म जो पवन होती है, आपने आंधी का रूप देखा होगा, वो अपने साथ धूल मिट्टी लेके चलती है। तो जब ये सिराको यहाँ से चलती है, सहारा के मरुस्थल से चलती है, तो यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है और उस लाल मिट्टी को लेकर अपने साथ यह चलती है। और इस भूमध्य सागर को जब ये पार करती है तो आर्द्रता को ग्रहण कर लेती है। आपको पता है कि तापमान अधिक होगा तो आर्द्रता को ग्रहण कर लेती है। जैसे ही यह आर्द्रता को ग्रहण कर लेती है तो क्या होता है, कभी कभी वर्षा भी कर देते ही इस आगे वाले क्षेत्र में क्या कर देगी, वर्षा कर देगी। और जैसे ही यह वर्षा करती है वो लाल जो रेत है वो नीचे बैठने लग जाता है। आपको पता है कि कितनी भी धूल मिट्टी आंधी आती रहे, लेकिन जैसे ही वर्षा होती है हमारा जो मौसम होता है वो कैसा हो जाता है, साफ हो जाता है। तो जो लाल मिट्टी थी वो लाल मिट्टी क्या करती है, उस वर्षा के साथ धरातल पर गिरना प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसा कहते हैं कि क्या हो रही है, उसकी तुलना की गई है कि रक्त वृष्टि हो रही है। तो रक्त वृष्टि के लिए कौन सी पवन को जानते हैं, सिराको को। रक्त वृष्टि के लिए कौन सी पवन को जाना जाता है, सिराको पवन को जाना जाता है। देखिए क्या होता है, ये पवन कहाँ से जाती है, सहारा के जो मरुस्थल है उससे बहना प्रारंभ करती है। किधर बहेगी, देखिए गर्म ठंडे की तरफ बहता है, ठंडा गर्म की तरफ। यहाँ से ये पवन चलती है किधर, यूरोप की तरफ चलना प्रारंभ होती है, बीच में आ जाता है भूमध्य सागर। इस क्षेत्र से बहती है लाल मिट्टी, उसको अपने साथ ले लेती है। जैसे ही भूमध्य सागर इस भूमध्य सागर को पार करती है उसमें आर्द्रता को ग्रहण कर लेती है। कभी कभी वर्षा हो जाती है, जैसे ही इसको भूमध्य सागर को क्रॉस करती है, पार करती है तो वर्षा करेगी। वर्षा करेगी तो जो लाल मिट्टी है वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगती है या नीचे गिरने लगती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे रक्त वृष्टि हो रही है। रक्त वृष्टि होती है रक्त की वर्षा, ऐसा लगता है जैसे रक्त वृष्टि हो रही है। और उस जो रक्त वृष्टि हम कह सकते हैं कि रक्त वृष्टि के लिए कौन सी पवन को, रक्त वृष्टि के नाम से कौन सी पवन को जाना जाता है, तो हम क्या कहेंगे, सिराको पवन को रक्त वृष्टि के नाम से जाना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे खून की वर्षा हो रही है, वृष्टि होता है वर्षा की, जैसे खून की वर्षा हो रही है, इसलिए उसको रक्त वृष्टि के नाम से जाना जाता है। पवन कौन सी है, सिराको। पवन कौन सी है, सिराको। दूसरा कहें इटली में इनका नाम क्या है, इटली में भी इनको किस नाम से जानते हैं, सिराको। भूमध्य सागर के आसपास वाले बहुत छोटे छोटे देश हैं जिसमें एक इटली भी है। भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इटली भी अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो सिराको है इटली में, इस पवन को किस नाम से जानते हैं, इटली में भी इसको सिराको के नाम से जानते हैं। ये हवाएं प्राय हर मौसम में चलती हैं, साल के हर मौसम में चलती हैं। और हम कह सकते हैं कि बसंत काल में जब भूमध्य सागर पर चक्रवात अधिक सक्रिय होते हैं
तो उस समय यह अधिक व्यवस्थित हो जाती है और यह जो हवा है वो क्या करती है, वनस्पति को, कृषि को और फलों के बाग को नुकसान पहुंचा देती है। जैसे ही इटली या आसपास के क्षेत्रों में जाती है तो क्या करती है, जो लाल मिट्टी थी उसके तेज अंधड़ के साथ यह चलती है तो यहाँ की जो फसलें होती हैं, अंगूर की जो फसल होती है उसको क्या कर देती है, यह फलों के जो बाग होते हैं उन पर विनाशकारी प्रभाव डालती है। दूसरा इन्होंने कहा, और स्पेन, इटली आदि में इनके आगमन से अंगूर तथा जैतून की फसलों को भारी नुकसान होता है। क्यों होता है, क्योंकि अपने साथ लाल मिट्टी लेके रखती है और जैसे ही लाल मिट्टी लेके गिरती है उन जो फूल होते हैं वो कंद जाते हैं, खराब हो जाते हैं और यहाँ की जो फसलों के जो बागान होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जिसमें अंगूर और जैतून की जो फसल है उसको भारी नुकसान पहुँचता है क्योंकि उनके फूल क्या होते हैं, इस तेज आंधी में उनके फूल झड़ जाते हैं। और दूसरा इन्होंने कहा, किसी प्रकार की एक पवन और चलती है, कौन सी है, सिमूम चलती है, अत्यधिक गर्म है, शुष्क है, तूफानी है, रेत की आंधियाँ लाती है और जिसके कारण भी क्या हो जाती है, दृश्यता समाप्त हो जाती है। किसी प्रकार की एक पवन और चलती है इसी क्षेत्र में, जिसको नाम क्या दिया, सिमूम नाम दिया। अत्यधिक गर्म होती है, तेज आंधियाँ लेके आती है, शुष्क पवन है, तूफानी होती है, अपने साथ आंधी लेके आती है और कई बार तो दृश्यता ही समाप्त हो जाती है। आपने देखा होगा कि तेज जब आंधियाँ चलती हैं तो जो दृश्यता होती है वो समाप्त हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो पवनें होती हैं अपने साथ इतनी अधिक धूल मिट्टी को अपने साथ उड़ाना प्रारंभ कर देती हैं कि सामने की वस्तु दिखाई नहीं देती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, दृश्यता समाप्त हो जाती है। तो ये दोनों किस प्रकार की पवनें हैं, ये दोनों गर्म पवनें पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक है हरमटान। देखिए ये रक्त वृष्टि है तो ये इसको डॉक्टर पवन बोलते हैं। इस पवन को, हरमटान को कौन सी पवन बोलते हैं, डॉक्टर पवन बोलते हैं। चलती कहाँ से है, सहारा के मरुस्थल से चलती है, लेकिन ये गिनी तट की तरफ आती है, ये इसके जस्ट अपोजिट आती है, गिनी तट की ओर। और ये जो पवनें चलती हैं वायुदाब में अंतर के कारण चलती हैं। आप कहें ये एक पवन इधर जा रही है दूसरी इधर जा रही है, ऐसा क्यों, तो ये वायुदाब में अंतर के कारण चलती हैं। ये जो भूमध्य सागर है वो इसको आकर्षित करता है, इधर जो गिनी का तट है, क्योंकि देखिए जल और स्थल है, दोनों के स्वभाव में अंतर पाया जाएगा तो उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के केंद्र बनते हैं, जिसके कारण पवनें चलना प्रारंभ हो जाती हैं। अब इसी दोनों क्षेत्रों की बात करें, तापमान यहाँ अधिक होगा या यहाँ अधिक होगा, भूमध्य रेखा पर स्थित है, जल धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा, लेकिन ये स्थल भाग है, सहारा का मरुस्थल है, ऐसा माना जाता है कि सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। तो यहाँ पर तापमान अधिक होगा तो वायुदाब, तापमान अत्यधिक, तो ये जो अंतर होता है उसके कारण क्या चलती हैं, ये पवनें चलती हैं। तापमान में अंतर के कारण क्या चलती हैं, ये पवनें चलती हैं। अब जो हरमटान है इसके बारे में बात करते हैं। जो हरमटान है पश्चिमी अफ्रीका में चलती है, सहारा से कह सकते हैं कि सहारा में गर्म, अति शुष्क और धूल में चलने वाली एक प्रचंड पवन है। उत्तरी पवन, उत्तर पूर्व की जो पवन है इसको किस नाम से जानते हैं, हरमटान के नाम से जानते हैं। ये पवनें इतनी गर्म होती हैं, शुष्क होती हैं कि जो वृक्षों के तने हैं वो भी क्या हो जाते हैं, उनमें भी दरार आ जाती है। जब देखना अत्यधिक गर्मी पड़ती है, जो हमारे पेड़ होते हैं उनके जो तने होते हैं उसमें क्या पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। ये जो पवनें होती हैं ये क्या कार्य करती हैं, गिनी के तट पर नम उष्मा से लोगों को आराम देती हैं और यहाँ की जो जलवायु है स्वास्थ्यप्रद हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो तट वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इतनी अधिक आर्द्रता पाई जाती है कि अत्यधिक नम उष्मा पाई जाती है, नम आर्द्रता पाई जाती है, इतनी अधिक आर्द्रता पाई जाती है कि न तो कपड़े सूखते हैं, या हम कह सकते हैं कि वह जो जलवायु होती है रहने के अनुकूल नहीं होती है, इतनी अधिक आर्द्रता पाई जाती है। तो जैसे ही यह गर्म पवन यहाँ पर पहुँचती है तो उस आर्द्रता भरा जो वायुमंडल है उससे क्या मिल जाती है, ये आर्द्रता वाला जो मौसम है उससे मुक्ति मिल जाती है। और यहाँ मौसम किस प्रकार का हो जाता है, इस गिनी तट पर जो मौसम है वो स्वास्थ्यप्रद हो जाता है या स्वास्थ्य प्रद हो जाता है, जिसके कारण इसको डॉक्टर पवन की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है, क्योंकि अत्यधिक जब आर्द्रता पाई जाती है तो वह जो मौसम या जलवायु होती है वह रहने के अनुकूल नहीं होती है। तो ऐसे में जब गर्म पवन आती है तो यहाँ की जो आर्द्रता है वह कुछ मात्रा में कम हो जाती है। जैसे ही मात्रा कम होती है तो वह जो जलवायु है वह स्वास्थ्यप्रद हो जाती है, जिसके कारण इस हरमटान को किस नाम से जानते हैं, डॉक्टर पवन या डॉक्टर विंड्स के नाम से जानते हैं। विंड्स, विंड्स क्या होता है, विंड्स भी पवनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, ठीक है।
तो इसको डॉक्टर पवन या डॉक्टर विंड के नाम से इसको जाना जाता है। इसी तरह की एक उष्ण और शुष्क हवा चलती है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलती है, जिसको ब्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। देखिए, जिनमें सेम समानताएं होती हैं उनको एक ही श्रेणी में शामिल कर देते हैं। इसी प्रकार की एक गर्म पवन चलती है, शुष्क पवन चलती है, उष्ण पवन चलती है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में, जिसको नाम क्या दिया, ब्रिक फील्ड के नाम से जिसको जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिस्ट्रल की। ठीक है, मिस्ट्रल देखिए, मिस्ट्रल किस प्रकार की है, ठंडी पवन है। ठंडी क्यों है, किधर से आ रही है, ध्रुव की तरफ से आ रही है, इसलिए किस प्रकार की है, ठंडी है। मिस्ट्रल की बात करते हैं। फ्रांस में एक मध्य में मैसिफ का पठार है, ठंडे ऊंचे पठार हैं, उससे भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवन है, ये पवन किधर चल रही है, भूमध्य सागर की ओर। मैसिफ के जो ठंडे पठार हैं उससे भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन को क्या बोलते हैं, मिस्ट्रल बोलते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र से आ रही है, इसलिए किस प्रकार की पवन है, ठंडी पवन है, शुष्क है। और ये जो हवाएं होती हैं मुख्यतः रोन घाटी में चलती हैं, और इसको किस नाम से जाना जाता है, मिस्ट्रल के नाम से इसको जाना जाता है। ये ठंडी हवाएं मध्यवर्ती यूरोप में जो शीतकालीन चक्रवात आते हैं उनसे प्रभावित होती हैं। और दूसरा हम कहेंगे, इन हवाओं की जो औसत गति होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, कभी कभी तो 130 किलोमीटर तक इनकी गति पाई जाती है। और जिस कारण कह सकते हैं कि इतनी अधिक तीव्र गति से चलती हैं कि कभी कभी तो वायुयान चलाने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठंडी पवनें अत्यधिक तीव्र गति से चलती हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कई बार तो 130 किलोमीटर तक प्रति घंटा तक चलती हैं, और इतनी अधिक तीव्र गति से चलती हैं कि वायुयान को चलाना भी क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोरो की। बोरा है, मध्य यूरोप की बात करते हैं। उत्तरी पूर्वी जो पर्वत हैं से उत्तरी एड्रियाटिक सागर की ओर चलती है। ये किधर चलती है, उत्तरी एड्रियाटिक सागर है उसकी ओर चलती है। और चलने वाली अत्यधिक शुष्क पवन, शीतल भी है, शुष्क पवन है। शुष्क पवन को क्या नाम दिया, बोरा नाम दिया। दूसरा इन्होंने बताया कि उच्च दाब और निम्न दाब के जो केंद्र बनते हैं उसी के कारण यह पवन चलती है। और यह जो पवन चलती है मुख्य रूप से शीतकाल में चलती है। शीतकाल में चलती है तो पवन कैसी है, ठंडी पवन है। के का मतलब कूल मतलब ठंडी। तो यह पवन जो है शीतकाल में चलती है। शीतकाल में चलती है तो पवन किस प्रकार की है, पवन ठंडी है। पर्वत से एड्रियाटिक सागर की ओर चलती है और पवन किस प्रकार की है, अति शीतल है, शुष्क है और ठंडी पवन है। और नाम क्या दिया, बोरो। शीतकाल में चलती है इसलिए पवन किस प्रकार की है, ठंडी पवन है। बात करते हैं लू। उत्तर भारत में चलने वाली ग्रीष्म ऋतु में उष्ण प्रदेशों में बहने वाली शुष्क हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है। यह जो लू होती है उत्तर भारत में चलती है और अति तप्त हवाओं को कहते हैं, गर्म हवाओं को कहते हैं, जिसमें तापमान 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। और मई के अंतिम सप्ताह में चलती है और जून के अंतिम सप्ताह तक यह उत्तर भारत में चलती हैं। मोस्टली रूप से हम बात करें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कह सकते हैं कि उत्तर भारत को यह जो लू है वो क्या करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जोंडा की। कौन सी, उसकी बात करेंगे जोंडा की। अर्जेंटीना में एक, देखिए इधर चिली, अर्जेंटीना, ये सारे देश हैं। तो अर्जेंटीना में एक पवन चलती है और शुष्क है, गर्म है, H for hot। ये साथ साथ लिख रखना आप ध्यान, ताकि आपको ध्यान रहेगा कि ये पवन गर्म है या ठंडी है। और ये तो वैसे भी गर्म होनी है, क्यों होनी है, उसका रीज़न है हमारे पास, भूमध्य रेखा के समीप है। तो इन्होंने कहा कि अर्जेंटीना में गर्म शुष्क पवन जो पश्चिमी एंडीज पर्वतमाला से मैदानों की ओर नीचे उतरती है, कौन सी पवन कहते हैं, जोंडा पवन कहते हैं। और इसे शीत फोन भी कहते हैं, क्योंकि यह उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से किधर उतरती है, मैदानों की ओर उतरती है। इसको किस नाम से जानते हैं, गर्म है, शुष्क पवन है, और इसको शीत फोन के नाम से भी जाना जाता है। इस जोंडा का जो दूसरा नाम क्या है, शीत फोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और नेक्स्ट हम बात करें ब्लीजर्ड।
ये वाली जो अपने बिल्कुल ऊपर जो पवन चलती है ब्लिजर्ड, बिल्कुल ठंडी पवन है। और इसका रीज़न क्या है? के फॉर कूल, ठंडी पवन। जो ब्लिजर्ड है बर्फ़ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। अब ध्रुवीय हवाएं हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी चलेंगी, ग्रीनलैंड में भी चलेंगी, यूरोप में भी चलेंगी और साइबेरिया हम कह सकते हैं कि एशिया में भी प्रवाहित होंगी। इस प्रकार की जो बर्फ़ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं, इनका जो प्रवाह क्षेत्र है उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया और ये हमारा साइबेरिया, रूस, एशिया का जो भाग रूस में शामिल है उसको बोलते हैं साइबेरिया। और उसके अलावा क्या था हमारा अलास्का, इस वाले क्षेत्र को अलास्का बोलते हैं। उत्तरी अमेरिका का जो ऊपर वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? अलास्का। साइबेरिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके ऊपर कनाडा। तो इस पूरे क्षेत्र में ये क्या चलती हैं? ये पवनें चलती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी चलती हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन्होंने कहा कि हिमकणों से युक्त होने के कारण इसमें दृश्यता नष्ट हो जाती है। हिम के छोटे छोटे कण होते हैं और जिसके कारण क्या हो जाती है, जब आपने देखा होगा कि एक धुंध होती है, धुंध में बर्फ़ के कण कम होते हैं लेकिन दृश्यता उसमें भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है? बर्फ़ के कण हैं जिसके कारण दृश्यता कम हो जाती है। इनके आगमन से तापमान अचानक हम कह सकते हैं कि हिमांक से नीचे गिर जाता है। जब बर्फ़ के कण हैं अत्यधिक तापमान कम हो जाता है तो जैसे ही ये पवनें आती हैं तो टेम्परेचर में और अधिक गिरावट आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हिमांक अर्थ होता है जिस तापमान पर बर्फ़ जमना प्रारंभ हो जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस हम कह सकते हैं। तो ये जो पवनें होती हैं ये क्या होती हैं? जैसे ही पवन आती है तो जो तापमान है वो क्या हो जाता है? हिमांक से नीचे गिर जाता है। सतह पर चारों तरफ क्या छा जाती है? बर्फ़ छा जाती है। इतनी अधिक कह सकते हैं कि शीतलहर चलने लगती है। कौन सी चलने लगती है? शीतलहर चलने लगती है। और उत्तरी अमेरिका में भी इसका प्रभाव पाया जाता है और उत्तरी अमेरिका में इसको नार्दन के नाम से जानते हैं। ये देखिए इसी पवन को ब्लिजार्ड जो है उसी को उत्तरी अमेरिका में किस नाम से जानते हैं? ब्लिजार्ड के नार्दन के नाम से जानते हैं। साइबेरिया में इसको बुरान के नाम से जानते हैं। साइबेरिया में इसको बुरान के नाम से भी जाना जाता है और वैसे नाम क्या है इसका? ब्लिजार्ड। तो ये थी हमारी गर्म और ठंडी पवनें। बहुत सारी पवनें हैं, मुख्य मुख्य पवनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा आपको जब नोट्स दूंगी उसमें पिक भेज दूंगी, गर्म पवनें कौन सी हैं, ठंडी कौन सी हैं। वैसे तो मैंने पूरा बना दिया है, इसको अच्छे से बनाना, अच्छे से उतारने का प्रयास करना। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि गर्म पवन कौन सी है और ठंडी पवन कौन सी है, उसी अकॉर्डिंग आपको इनका पूरा ध्यान रखना है। अब जैसे इस वाला रीजन बताया, अब नॉर्वेस्टर है, कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड और यहाँ नॉर्वेस्टर चलती है। किस प्रकार की है? गर्म पवन है। और ये बस्टर्ड है, ये ठंडी है। क्यों है? क्योंकि दक्षिणी ध्रुव की तरफ से आ रही है ये, ठीक है। तो गर्म और ठंडी। जापान में इसी प्रकार की एक गर्म पवन चलती है जिसको नाम क्या है? योमा नाम है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो स्थानीय पवन है उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये था हमारा कह सकते हैं कि स्थानीय जो पवन है उनसे संबंधित हमने बात की। कुछ पवनें गर्म होती हैं, कुछ ठंडी होती हैं। एक जो टेबल है वो बना के आपको दिखा दूंगी, कर दूंगी आपको मैसेज और देख लेना। और इन पवनों के बारे में आप अच्छे से अध्ययन करना, कहीं भी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन पवनों को पढ़ने से पहले एक बार विश्व के मैप को आप राजनीतिक और प्राकृतिक रूप से देखने का अवश्य प्रयास करें, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि रॉकीज कहाँ है, आल्प्स कहाँ है, एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ है। तो यही कारण है, तभी आप इन पवनों को अच्छे से समझ पाओगे। अब जो बर्ग है, ठंड किस प्रकार की पवन है? दक्षिणी अफ्रीका के पठार पे पाई जाने वाली किस प्रकार की पवन है? गर्म पवन है। क्यों? क्योंकि मकर रेखा बिल्कुल पास से इसके ऊपर से गुजर रही है। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है, भूमध्य सागर से जो भी पवन आएगी गर्म होगी, ध्रुव की तरफ से जो भी पवन आएगी कैसी होगी? ठंडी होगी। और जो स्थानीय पवन चलती हैं, स्थानीय कह सकते हैं कि हम जो हमारी क्षोभ मंडल है उसकी निचली परतों तक ही उसका प्रभाव नज़र आता है, उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। और इसमें और क्या था? बस पवनें हैं, आपको पढ़ना है, इसकी लोकेशन का ध्यान रखना है, कौन सी कहाँ पर स्थित है। अगर आपको पता हो कि यहाँ पर ये देश स्थित है, यहाँ सारा का मरुस्थल है, ये भूमध्य सागर है, ये एड्रियाटिक सागर है, तभी आप इन चीज़ों को आसानी से लिख पाओगे, आसानी से समझ पाओगे। तो यह जो
वीडियो आप देखें, उससे पहले आप मैप देखने का प्रयास करना। आपको थोड़ा सा देशों का भी ज्ञान होना चाहिए कि इटली है, सिसिली है, भूमध्य सागर के आसपास वाले कौन से देश हैं जो यहाँ पर शामिल हैं, या अफ्रीका में कौन से देश हैं। एक बार आपको देशों की स्थिति का पता होना बहुत ज़रूरी है। महाद्वीपों की स्थिति का मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास में, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहें, कोई भी समस्या है कमेंट करके बताएं।